नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बीज के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर हमने इसकी थोड़ी सामान्य जानकारी के बारे में मैंने बताया था कि बीज क्या होता है। तो बीज जो है वो एक प्रकार से एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से एक आगामी जो पौधा उगेगा उसके बारे में हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत बीज की बुआई करते हैं। तो बीज में वो सारे आनुवंशिक गुण होते हैं जो कि उस बीज से उत्पन्न होने वाले पौधे के अंदर पाए जाते हैं। तो जिस पौधे का वो बीज है उससे उसी प्रकार का पौधा उत्पन्न होता है जो आकारिकी रूप से और आनुवंशिक रूप से समान होता है। तो बीज के अंतर्गत हम अगर इसकी परिभाषा देखें तो बीज किसको कहा गया है? परिपक्व बीजांड को बीज कहा गया है। और परिपक्व बीजांड, ठीक है। तो परिपक्व बीजांड यानी कि पुष्प का जो परिपक्व बीजांड है उसे बीज कहते हैं। और वैसे हम जैसे देखा जाए तो साधारण भाषा के अंदर हम कह सकते हैं कि भी कोई भी पौधे का जो भाग है, जो जड़ है, तना है, पत्ती है, या उसका कोई ऐसा भाग जो पादप के अंतर्गत है जैसे बीज, तो उससे एक नया पौधा उगता है, ठीक है ना। जड़, तना, पत्ती जिसके अंतर्गत बीज के द्वारा एक नया पौधा उगता है। बीज जो है एक सुरक्षात्मक आवरण के द्वारा आवृत एक जो बीजांड होता है उसके अंदर एक सूक्ष्म भ्रूण पाया जाता है। सूक्ष्म भ्रूण पाया जाता है और इस सूक्ष्म भ्रूण को जो भ्रूणपोष के द्वारा पोषण प्राप्त होता है। तो किसी बीज की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर जो है कि सुरक्षात्मक आवरण के भीतर सूक्ष्म भ्रूण और भ्रूणपोष पाया जाता है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें भ्रूणपोष पोषण प्रदान करते करते क्या होता है कि वो नष्ट हो जाता है। तो ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है उसे हम भ्रूणपोषी बीज कहते हैं, और जिनके अंदर भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है उनको अभ्रूणपोषी कहते हैं। भ्रूणपोष पाए जाने की स्थित दशा में हम उसको भ्रूणपोषी और नहीं पाए जाने की दशा में अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। तो ये जड़ है, तना है, पत्ती है, ठीक है ना, या कोई दाना है, ठीक है ना। तो जिस दाना है, जड़ है, तना है, पत्ती है, उनके द्वारा एक नया पौधा उत्पन्न होता है। तो उस पौधे के अंदर वो सारे आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे नीम के बीज से नीम का पौधा ही उत्पन्न होता है, चने के बीज से चने का पौधा ही उत्पन्न होता है। तो बीज एक प्रकार सा क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है, और उस बीज के अंदर आकारिकी रूप से और कारिकी रूप से, आनुवंशिकी रूप से वो एक क्या होते हैं, बीज समरूप होता है, समान होता है। और ऐसे बीजों को हम नए पौधे को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि सस्य विज्ञान के अंतर्गत ये बीज जो है वो फसल उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि हमें जो आगामी फसल प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमारे पास में बीज होना जरूरी है। बीज ही एक वो माध्यम है जिसके द्वारा एक नया पौधा उगता है। जब हम भूमि के अंदर बीज की बुआई कर देते हैं और उसकी सिंचाई कर देते हैं तो बीज अंकुरित होकर के एक पादप के रूप में बदल जाता है। और बीज जब अंकुरित होता है तो उस बीज के अंदर जो भ्रूण है उस भ्रूण का भ्रूणीय परिवर्तन हो जाता है और अंकुरित होकर के वो मूलांकुर और प्रांकुर दो भागों में बढ़ जाता है। तो बीज के अंदर अंकुरण के पश्चात मूलांकुर और प्रांकुर दो भाग निर्मित होते हैं। मूलांकुर जो है भूमिगत भाग होता है, जबकि प्रांकुर जो है वो वायवीय भाग होता है। और भ्रूण का भ्रूणीय परिवर्तन होने के बाद में ये बीज जो है एक नवोद्भिद पादप के अंदर बदल जाता है। जब ये बीज
उग जाता है तो इस पौधे के अंदर क्या होता है, कायिक वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो कायिक प्रावस्था के दौरान किसी पौधे के अंदर उसकी शाखाएं, उसकी पत्तियां, ये सब बढ़ने लग जाती हैं और पौधा अपने जाति विशेष के अनुसार उसकी हाइट बढ़ती है और वो अपना रूप ले लेता है। और जिस कायिक प्रावस्था के उपरांत जब जननिक प्रावस्था आती है तो जो फ्लावर बियरिंग प्लांट्स हैं, जो पुष्पी पादप है, जो एंजियोस्पर्म है, वो पौधे के अंतर्गत उनमें पुष्पन होता है। और पुष्पन के अंदर पुष्प में जो दो भाग होते हैं, जिसमें मादा जनन भाग और नर जनन भाग। तो मादा जनन भाग को हम क्या कहते हैं, जायंग कहते हैं, और जो नर जनन भाग है उसको पुंकेसर कहते हैं। तो पुंकेसर और स्त्री केसर, इन दोनों भागों के द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। और ये नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से निषेचन होता है और निषेचन के उपरांत क्या बनता है, भ्रूण बनता है और भ्रूण पोष बनता है। एंजियोस्पर्म के केस के अंदर जो हम बात कर रहे हैं बीजांड के अंदर, उस बीजांड के परिपक्वता की बात करें हम, तो जो एंजियोस्पर्म के अंदर 7 सेल्ड यानी कि 7 कोशिका और 8 केंद्रक युक्त क्या पाया जाता है, भ्रूण कोश पाया जाता है। उस भ्रूण कोश के अंदर जो बीजांड है वो परिपक्व होता है। तो उस समय जो नर युग्मक है अंडा से अंड कोशिका के साथ संलयित होकर के भ्रूण बना लेता है और ध्रुवीय कोशिका के साथ संलयित होकर के भ्रूण पोष बना लेता है। तो जो भ्रूण पोष होता है वो 3N होता है और भ्रूण जो है वो 2N होता है, ठीक है ना, त्रिगुणित और द्विगुणित। तो इसमें जो कोशिका निर्मित होती है वो द्विगुणित होती है, इसमें जो कोशिका निर्मित होती है वो त्रिगुणित होती है। इस प्रकार से हम जो बीज उत्पन्न करने वाले पादपों की बात करते हैं तो उन पादपों के अंदर बीज के अंदर सारी आनुवांशिक सूचना मौजूद रहती है कि उस बीज के अंदर, उस पौधे के अंदर कौन कौन सी चीज़ क्या क्या बनेगी, क्या तो पहले से ही उस बीज के अंदर आनुवंशिक सूचना मौजूद होने के कारण ये पहले से ही डिसाइड होता है कि ये भाग जो है जड़ बनाएगा, ये तना बनाएगा, ये पत्ती बनाएगा। तो पौधे के संपूर्ण वृद्धि और विकास की जो सूचना है वो उस पादप के अंदर पाई जाती है। वो किसके माध्यम से, बीज के माध्यम से। बीज ही आगे वाली जो पीढ़ी है उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए बीज एक माध्यम का काम करता है। तो बीज की परिभाषा देखें हम दूसरे के, तो पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। और इसके तुलना में हम अगर देखें तो परिपक्व जो अंडा से होता है उसको फल कहते हैं। फल और बीज के अंदर ये अंतर है जो स्पष्ट करते हैं हम कि परिपक्व बीजांड जो है वो बीज कहलाता है और परिपक्व अगर अंडाशय है, परिपक्व अंडाशय है तो वो फल का निर्माण करता है। तो ऐसे फल जो अंडाशय के परिपक्व होने के द्वारा निर्मित होते हैं, बनते हैं, उन्हें वास्तविक फल कहते हैं। और जिन फलों का निर्माण अंडाशय के परिपक्व न होने के अलावा किसी पुष्प के अन्य भाग से अगर वो बनते हैं तो आभासी फल कहलाते हैं। जैसे सेब एक आभासी फल है जो कि पुष्पासन के परिपक्वन के द्वारा बनता है। अब आगे की कड़ी के अंदर हम पढ़ेंगे कि उन्नत बीज, उन्नत बीज। तो उन्नत बीज क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि ऐसे बीज जो
जिनकी बुआई करने पर 10 से 15% जो है उत्पादन में वृद्धि होती है। यानी कि हम जो परंपरागत तरीके से जो हमने प्राप्त किए हैं और जो बीज हमारे पास में पिछली बोई गई फसल के द्वारा हमें प्राप्त हुए, उन फसलों के द्वारा हमें उतना उत्पादन नहीं होता है। अगर उस उत्पादन को बढ़ाना है तो 10 से 15% उत्पादन बढ़ाने का काम जो है वो उन्नत बीज के द्वारा होता है। उन्नत बीज जो होते हैं, ये बीज के अंदर सभी प्रकार के ऐसे गुण पाए जाते हैं कि उसका आकार कैसा होता है, सुडोल होता है, आकार, रंग, रूप, प्रकार में, वजन में, ये सारी बातें, जो सारे लक्षण उसके अंदर है। और जो भी मृदा के प्रति जो अनुकूल होना चाहिए बीज, ऐसा नहीं हो कि किसी मृदा के अंदर उसको बोया जाए तो वो वहाँ पर अंकुरित ना हो पाए। यानी कि उसकी उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए, आनुवांशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, भौतिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, उसमें परिपक्वता होनी चाहिए, उसमें नमी की जो प्रतिशत मात्रा है वो निर्धारित होनी चाहिए, और उसके अंदर बीज के अंदर जीवन क्षमता होनी चाहिए, और वास्तविक उपयोगिता क्षमता, नमी की मात्रा, ये सारी बातें जो एक उन्नत बीज के अंतर्गत, इनके गुणों को हम ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि भी ये फला प्रकार का बीज जो है वो उन्नत बीज है, और इस उन्नत बीज की बुआई करने से हमें फसल उत्पादन भी अधिक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं उन्नत बीज के गुण। तो इन गुणों के अंतर्गत हम सबसे पहला जो गुण है वो हम पढ़ते हैं आनुवंशिक शुद्धता। तो आनुवंशिक शुद्धता क्या होती है कि अगर हमारे पास में जो बीज हैं उन बीजों की हमें बुआई करनी है तो ऐसे बीज हमें किसी प्रमाणित संस्थान से लाने चाहिए, और उस प्रमाणित संस्थान से लाए गए बीजों की अगर हम बात करें तो बीज कैसे होने चाहिए, आनुवांशिक रूप से शुद्ध होने चाहिए। यानी कि जब आनुवांशिक रूप से शुद्ध बीजों की हम अगर जांच करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि ऐसे बीज क्या होते हैं, रंग, रूप, आकार, प्रकार के अंदर क्या होते हैं, समान होते हैं, और जब इनका उत्पादन होता है तो एक समान रूप से इनकी जो गुणवत्ता है, जो इनका चमक है, वो एक समान होती है। ऐसा नहीं है कि बीज समरूप दिखाई देने चाहिए, समांगी बीज दिखाई देने चाहिए। जब उन बीजों की हम बुआई करते हैं उनसे एक ही प्रकार के पौधे जो हैं, जिनका हाइट भी एक ही होता है, उनका पौधों का कद जो जिसकी अपन बात कर रहे हैं, उसका फैलाव जो है, तो ये सारे पौधे जब एक आकारिकी रूप से और कारिकी रूप से, आनुवांशिक रूप से अगर आकृतिक और क्रियात्मक रूप से क्या होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। ऐसे बीजों को जब हम बोते हैं तब वो आनुवांशिक रूप से शुद्धता देते हैं। जैसे हम ऐसे बीजों को बोते हैं और कहीं बीज बोने के बाद में कोई पौधा छोटा रह जाता है, कोई बड़ा रह जाता है, कोई कमज़ोर रह जाता है, अलग अलग तरह के पौधे अगर उग जाते हैं तो वो पौधे क्या नहीं होंगे, आनुवांशिक रूप से शुद्ध नहीं होंगे। यानी कि आपने जो बीजों का इस्तेमाल किया है वो बीज आनुवांशिक रूप से शुद्ध नहीं थे, उसमें मिलावट थी। उन बीजों के अंदर अलग अलग किस्मों के अलग अलग किस्मों के बीज शामिल हो गए, और ऐसी कंडीशन के अंदर आनुवांशिक जो शुद्धता है उसके अंदर बनी नहीं रहती है। जैसे बोने पौधे हैं या लंबे पौधे हैं तो सारे पौधे लंबे होने चाहिए, अगर बोने पौधों के बीज का इस्तेमाल किया तो सारे पौधे बोने होने चाहिए। इसमें से कोई ऐसा नहीं हो कि एक लंबा कुछ पौधे लंबे निकल जाए और कुछ बोने रह जाए। यानी कि ये शुद्धता उसके अंदर होनी चाहिए, तभी हमें सही रूप से देखा जाए तो हमें आनुवांशिक रूप से शुद्ध बीजों को बोने पर जो फसल उत्पादन प्राप्त होता है वो हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरी बात हम करते हैं, यहाँ पर भौतिक शुद्धता की बात करते हैं। भौतिक शुद्धता तो जब हम बीजों को भौतिक रूप से शुद्धता की जांच करते हैं कि बीज जो हमारे पास में मौजूद है, जो बीज हम खरीद करके लाए हैं, और उन खरीद कर लाए हुए बीजों को हमें कहाँ से लाना है, प्रमाणित संस्थान के द्वारा।
मानकीकृत संस्थान के द्वारा जहाँ से प्रमाणित और मानक बीज हमें उपलब्ध होते हैं, उन बीजों को हम कहीं ऐसे ऐरे गहरे स्थानों से या कहीं से किसी से मांग करके हम ला करके उनकी बुआई करते हैं तो ये हमारे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि हमें जो पैदावार मिलेगी, जो हमें उपज मिलेगी, वो हमारे आशा के अनुकूल नहीं होगी। तो हमें भौतिक रूप से शुद्ध, यानी कि ऐसे बीज जिनमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट ना हो, बीज हम लाए, उसमें अगर कंकड़ पत्थर हैं, उस बीजों के अंदर अगर मान लो कोई अन्य किस्म के बीज मौजूद हैं, जैसे मूंग के साथ में अगर मोठ के बीज शामिल हो जाते हैं या चने के बीज शामिल हो जाते हैं, अन्य किस्म के बीज उसके अंदर पाए जाते हैं, कंकड़ पत्थर खरपतवार के बीज, तो ऐसे में क्या होता है, जब आप उन बीजों की बुआई कर देंगे तो बीज बुआई करने पर क्या होगा कि खरपतवार भी साथ साथ उग जाएगी उस खेत के अंदर और अन्य पौधे भी उग जाएंगे। तो आपकी जो फसल है उसमें एक रूपता नहीं रहेगी, वो यूनिफॉर्म नहीं होगी और आनुवांशिक रूप से, आकारिकी रूप से वो समान नहीं होंगे पौधे। और ऐसे में खरपतवार के जो बीज हैं जब वो अंकुरित होकर के उन फसली पौधों के साथ में उग जाते हैं तो वो प्रतिस्पर्धा करते हैं और फसली पादप को प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों के उद्ग्रहण में व्यवधान डालते हैं, रुकावट डालते हैं, अवरोध करते हैं और खुद बढ़ने की कोशिश करते हैं और फसली पादपों को पोषण प्राप्त करने में उनके रुकावट डालते हैं। इस प्रकार से जो फसली पादप है वो कमज़ोर रह जाते हैं और खरपतवार वाले पादप जो है वो बढ़ जाते हैं। तो हम ऐसे बीजों का चुनाव ना करें जो कि भौतिक रूप से अशुद्ध हो। हमें भौतिक रूप से शुद्ध बीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो हमें सही सही और उचित मात्रा में उत्पादन प्रदान कर सके। तीसरी बात हम आते हैं बीज ओज। सीड विगर्टी, ठीक है। तो बीज ओज यानी यहाँ पर बीज की ओज से तात्पर्य है कि बीज की उम्र, यानी कि उसके अंदर जो प्यूबर्टी स्टेज है, जो उसकी युवापन की बात हम करें कि जब कोई बीज नया होता है, सुडोल होता है या उम्र के अंदर कम होता है, पुराना बीज ना होकर के चमकीला होता है, सुडोल होता है, आकार और रंग के अंदर जो बीज के अंदर जो ओजता है, जो युवापन है, उसके कारण अगर उस बीज को हम बोते हैं तो उसकी अंकुरण क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है। बीज ओज होने की वजह से उसकी गुणवत्ता भी अधिक होती है और कीटों के प्रति और रोगों के प्रति भी वो प्रतिरोधात्मक क्षमता उसके अंदर ज़्यादा पाई जाती है। तो ऐसे बीज जो हैं वो कीटों से बहुत कम प्रभावित होते हैं, कीट के आक्रमण पर वो प्रतिरोधी रहते हैं और बहुत जल्दी उनको नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन इसकी तुलना में अपन देखें तो बीज ओज बीज का वह गुण है या बीज ओजता वह गुण है जो बीजों के नएपन को दर्शाता है, उसकी उम्र को बताता है कि ऐसे बीज जो हैं वो गूदेदार होते हैं, स्वस्थ होते हैं और अपने रोग मुक्त होते हैं और ऐसे बीजों का रंग है, आकार है, प्रकार है, ये सब क्या होता है, समान होता है। तो ये समानता, ये समरूपता के कारण जब इन बीजों की बुआई की जाती है, हम इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बीज में ओजता है या नहीं है, क्योंकि कटे फटे और बदरंग जो बीज होते हैं उन बीजों की और पुराने बीजों को अगर अपन देखें तो उसकी तुलना में जो नए बीज हैं वो बीज क्या होते हैं, अधिक पैदावार प्रदान करने वाले होते हैं, आसानी से अंकुरित हो जाते हैं, उनके अंदर अंकुरण क्षमता भी क्या होती है, अधिक पाई जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता भी अधिक होती है, यानी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, कीट प्रतिरोधात्मक क्षमता भी उसके अंदर अधिक पाई जाती है और ये तेजी से वृद्धि करने वाले होते हैं, तीव्र गति से वृद्धि करते हैं और इनका उत्पादन भी हमें अधिक प्राप्त होता है। तो ये बीज ओजता एक उन्नत बीज का एक गुण है। चौथा जो गुण हम बात करते हैं, नमी की मात्रा। क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर। तो बीज जो है
उस बीज के अंदर एक निर्धारित मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर निर्धारित मात्रा में बीज के अंदर नमी नहीं होगी तो ऐसे में क्या होगा कि नमी की निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में नमी की उपस्थित होने की दशा में बीजों के अंदर कवकों का संक्रमण हो सकता है। तो ऐसे बीज क्या होने चाहिए, शुष्क होने चाहिए, और इनमें जो उचित जो निर्धारित नमी की मात्रा है वो कितना होना चाहिए, 12% होना चाहिए। 12% तक इसके अंदर नमी मौजूद रहती है। और भंडारण करते समय हम इन बीजों को क्या करें, इस बात का ध्यान रखें कि और जब इस बीजों के अंदर 12% नमी रह जाती है तब हम उनको पैक करें। और बीजों को उनके गुणवत्ता के आधार पर, उनकी ग्रेडिंग के आधार पर हम क्या करते हैं, बीजों की अलग अलग पैकिंग करते हैं। और उस बीज को कवक के संक्रमण से बचाने के लिए, कीट के संक्रमण से बचाने के लिए हम उचित नमी की मात्रा होने की दशा में ही उसका भंडारण करते हैं। और जब बीज की उचित मात्रा में नमी उसके अंदर मौजूद रहती है तभी हम उसकी बुआई करते हैं। तो ऐसे में हम ऐसे बीजों की इस्तेमाल करें जो कि उन्नत बीज का एक गुण है, जो निर्धारित मात्रा में नमी उसके अंदर मौजूद रहनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो बीज क्या होते हैं, निर्धारित मात्रा से अधिक नमी अगर उसके अंदर मौजूद होती है तो ऐसी कंडीशन में वो बीज क्या होता है कि रोगग्रस्त हो सकता है, जिससे उसका जो भ्रूण है वो नष्ट हो सकता है, बीज क्षतिग्रस्त हो सकता है, बीज जब उसको बुआई करेंगे तो वो पनपेगा नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे में हम उचित मात्रा में नमी का ध्यान रखते हैं। अगले पॉइंट में हम बात करते हैं बीजों के उच्च अंकुरण क्षमता, हाई जर्मिनेशन कैपेसिटी ऑफ हाई जर्मिनेशन ऑफ द सीड। तो जो उच्च अंकुरण क्षमता की अगर हम बात करें तो ऐसे बीज जो उन्नत होते हैं उनके अंदर जो है अंकुरण क्षमता क्या होती है, अधिक पाई जाती है। जैसे गेहूं, जौ, चना की बात करें तो उसके अंदर 85% क्या होती है, अंकुरण क्षमता पाई जाती है। जबकि वनस्पति, हम इसके बाद कपास की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर 65% क्या पाई जाती है, कपास में 65% तक अंकुरण क्षमता पाई जाती है, क्योंकि इसकी सीड कोटिंग जो है वो हार्ड होती है। और कुछ बीज जो होते हैं वो आसानी से क्या नहीं हो पाते हैं, अंकुरित नहीं हो पाते। जब तक बीज को अनुकूल दशा नहीं मिलेगी तब तक ये बीज अंकुरित नहीं होते। मृदा के अंदर बीज को अंकुरित होने के लिए अनुकूल दशा का मिलना बहुत ज़रूरी है। फेवरेबल कंडीशन के अंदर ही सीड जर्मिनेट होता है, यानी कि जो नमी की मात्रा उस मृदा में मौजूद है और उसके अंदर उसको श्वसन करने के लिए पर्याप्त वायु भी मिलनी चाहिए। और जलवायु, तापमान, ये सारी जलवायु जो परिस्थितियां हैं वो सब कुछ मिलने के उपरांत ही बीज क्या होता है, आसानी से अंकुरित होता है। तो गेहूं, जौ, चना इन फसलों के अंतर्गत 85% तक क्या पाया जाता है, अंकुरण न्यूनतम अंकुरण क्षमता पाई जाती है। जबकि इसके वनस्पत हम कपास के अंदर देखें तो यही न्यूनतम अंकुरण क्षमता जो है वो कितनी पाई जाती है, 65% पाई जाती है। अब आगे की कड़ी में हम देखें तो यहाँ पर रोग मुक्तता, फ्री फ्रॉम डिजीज, ठीक है ना। तो सीड्स आर फ्री फ्रॉम डिजीज, रोग मुक्तता यानी रोग मुक्त होने चाहिए। जब भी हम उन्नत बीजों की बात करते हैं तो इन गुणों को हमें ध्यान में रखना होता है कि ये सारे गुण जो हैं उस बीज को उन्नत बनाते हैं। तो रोग मुक्त का मतलब यहाँ है फिर कि बीजों को हम क्या करते हैं कि आनुवंशिक रूप से उसको हम क्या करते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी की मदद से
और संकरण की मदद से हम ऐसे उन्नत बीजों को तैयार करते हैं जिनके अंदर विशिष्ट प्रकार का जीन पाया जाता है और ऐसे गुण पाए जाते हैं जिनकी वजह से बीज के अंदर किसी प्रकार के रोग को होने से मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसे बीज क्या होते हैं, रोग मुक्त होते हैं और इनमें रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। आसानी से कवक के संक्रमण से ग्रसित नहीं हो पाते हैं। ज़्यादातर पादपों के अंदर जो रोग होते हैं वो कवकों के संक्रमण के कारण होते हैं। जीवाणु के द्वारा कोई रोग नहीं हो पाता है। कीटों के संक्रमण को भी रोका जा सकता है। तो ऐसे बीजों को हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं जो रोग मुक्त हो, डिजीज फ्री प्लांट होने चाहिए। तो ऐसे बीज जिनमें रोग मुक्तता पाई जाती है। अब इसके बाद में आगे हम 7वां जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है परिपक्वता, मैच्योरिटी। तो परिपक्वता की अगर अपन बात करें, ठीक है ना, क्योंकि जो बीज परिपक्व होते हैं, यानी कि जब बीज को हम बीजों की बुआई करते हैं और जब फसल परिपक्व हो जाती है, परिपक्व होने के उपरांत जब हम बीजों को फसल से अलग करते हैं, यानी कि गहाई का काम करते हैं। गहाई के अंतर्गत बीज जो है वो भूसे को दाने से अलग कर दिया जाता है। जो दाना हमें प्राप्त होता है तो ऐसा दाना जिसके अंदर क्या हो, भ्रूण जीवित हो, जीवित भ्रूण होने की दशा उसके अंदर होनी चाहिए। तो ऐसा बीज परिपक्व होगा और परिपक्व जो बीज है उस परिपक्व बीज के अंदर वो सारी क्वालिटी होगी, वो सारी गुणवत्ता होगी। और परिपक्व बीज का रंग कैसा होगा, आकार कैसा होगा, वो गूदेदार होगा, वो स्वस्थ होगा और वो चमकदार होगा। उसके अंदर क्या होगी, एक विशिष्ट चमक होगी और ये दाना सुडोल होगा, सुडोल चमकदार, ठीक है ना। और ऐसे परिपक्व बीज को जब हम बुआई करते हैं तो उसके बुआई के उपरांत हमें परिणाम के स्वरूप में अच्छा रिजल्ट मिलता है, हमें पैदावार जो है वो अच्छी मिलती है। ये बीज परिपक्व बीज अगर नहीं होते हैं, कटे फटे होते हैं और बदरंग होते हैं और उनके अंदर जो भ्रूण है वो नष्ट हो जाता है ना, या गल जाता है बीज, तो ऐसी कंडीशन में मैच्योर जो सीड्स होते हैं, यानी कि अपरिपक्व बीज जो हैं वो हमें अच्छी पैदावार प्रदान नहीं कर सकते हैं और ये जलवायु के प्रति, मृदा के प्रति इनको अनुकूल दशा नहीं मिल पाती है और ये बीज जो है प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर नष्ट हो जाते हैं और अंकुरित भी नहीं हो पाते। तो मैच्योर सीड का होना बहुत ज़रूरी है। परिपक्व होने का मतलब वो सारी अनुकूल दशाओं के अंदर सरवाइव कर सके। अगर उसको प्रति अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती है तो अनुकूल परिस्थितियाँ पा करके वो अंकुरित हो जाए। तो अंकुरित होने के लिए उसके पास में उसका अंदर जीवित भ्रूण होना चाहिए, उसके अंदर भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए भ्रूणपोष होना चाहिए, उसका रंग रूप आकार, उसकी स्वस्थता स्वास्थ्य उसका अच्छा होना चाहिए। तो इस प्रकार के बीज को हम क्या कहते हैं, मैच्योर सीड कहते हैं और उन्नत बीज का ये एक गुण है। 8वें पॉइंट की अगर बात करें, वास्तविक उपयोगिता मान। तो वास्तविक उपयोगिता मान की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर वास्तविक उपयोगिता मान का मतलब है रियल वैल्यू ऑफ द सीड, यानी कि बीज जो है उसकी अंकुरण क्षमता और उसकी भौतिक शुद्धता प्रतिशत, अंकुरण प्रतिशत और अंकुरण प्रतिशत और भौतिक शुद्धता प्रतिशत बटा 100, ये वास्तविक उपयोगिता मान का एक सूत्र है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी बीज की भौतिक शुद्धता प्रतिशत निकाल लेते हैं, उसकी अंकुरण प्रतिशतता निकाल देते हैं, फिर दोनों के गुणनफल के अंदर 100 का भाग लगा देते हैं, तो जो प्रतिशत मान हमें प्राप्त होता है वो वास्तविक उपयोगिता मान है। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत हम बीजों की वास्तविक उपयोगिता मान की बात करते हैं तो ये 75% से
अधिक होना चाहिए। कम से कम जो इसका मान है वो 75% तक